अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, जो कि है फैटी एसिड्स। हम एफएससी की बुक स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है और चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैटी एसिड्स। आज हमने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ना है। कल हमने जो स्टडी किया था वो लिपिड्स की डेफिनेशन थी, उसकी करेक्टरिस्टिक थी और ट्राई असाइल ग्लाइसरोल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मजीद उसी के बारे में बात करेंगे, लिपिड्स के बारे में। फैटी एसिड जो हैं ये भी लिपिड्स की ही एक टाइप है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फैट्स क्या होती है वो हम स्टडी करेंगे और आज हम अपना लिपिड्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे कुरान नाज़रा के लेसन भी चल रहे हैं। जो कि कुरान नाज़रा तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना ही हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हमारे पास है फैटी एसिड्स। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे फैटी एसिड्स लिखा है और मैंने उसी की जो खसूसियात है वो पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम वो पढ़ेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले वो बता रहा है कि फैटी एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये इसका है, ट्राइग्लाइसराइड्स का। विच शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी जो खसूसियात है वो नीचे दी गई हैं। सबसे पहले ये है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर कार्बन एटम होते हैं इसमें। फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 4 to 30 तक इवन नंबर कार्बन एटम के मौजूद होते हैं इसमें। ऑफ कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन, जो बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं, यानी कि इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। अटैच विद द हाइड्रोजन एंड हैविंग एन एसिडिक CH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप। जी, और कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन होता है और एक जो ना वो क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है और इसमें 2 कार्बन होते हैं और इसका जो फार्मूला है CH3COOH। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है बच्चों, और इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अगर आप ब्यूटाइलिक एसिड की बात करें, इसमें 4 कार्बन होते हैं, तो उसमें भी देखिए CH3, CH2 और COOH, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है और बिल्कुल एक सीधी लाइन में मौजूद होते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि नंबर 2 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड होते हैं। दे मे कंटेन नो डबल बॉन्ड, अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन अप टू 6 डबल बॉन्ड, अगर इसमें 1 से लेके 6 तक डबल बॉन्ड हो जाएं तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। अब ऐसे कौन से डबल बॉन्ड वाले हैं जिसमें ये, अगर आप इसमें पाल्मिटिक एसिड को देखें जिसका फार्मूला C16 है, मतलब ये है कि इसके अंदर 16 जो है वो कार्बन मौजूद होते हैं। तो इसमें अगर आप ज़रा गौर से देखें तो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के साथ जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड है। सॉरी, ओलिक एसिड में, ये ओलिक एसिड है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें मतलब ये अनसैचुरेटेड है, बाकी तीनों सैचुरेटेड है। तो ये वो बता रहा है कि अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग, ये स्ट्रेट में भी होते हैं, ब्रांच और रिंग। इन एनिमल्स द फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन, जो एनिमल्स में पाए जाते हैं वो स्ट्रेट चेन में पाए जाते हैं, जबकि जो प्लांट में पाए जाते हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं और रिंग भी हो जाते हैं। मतलब ये है कि एनिमल में बिल्कुल सीधी चेन में पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जबकि प्लांट में ये ब्रांच भी हो सकते हैं और रिंग भी हो सकते हैं। ब्रांच और रिंग क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके हो। आगे सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। जी, वो कह रहे हैं कि इनकी जो हल पजीरी है, यानी कि हल होना, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है कार्बन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर कार्बन नंबर कम होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर कार्बन नंबर ज़्यादा होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड है, इसमें C16 कार्बन है, यानी कि 16 कार्बन है। इज मच मोर सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन द ब्यूटाइलिक एसिड में 4 कार्बन है, यानी कि ये जो पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन वाला, इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 सेल्सियस है, ठीक है। जबकि ब्यूटाइलिक एसिड का देखें -8 सेल्सियस। तो ये कार्बन नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। और दूसरा, ये कार्बन नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है।
अच्छा, आगे वो बता रहा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 63.1 सेल्सियस एंड अगेंस्ट टू -8 सेल्सियस फॉर ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इतना हुआ। तो ये बच्चों हमारे पास बता रहा था इसका फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड की जो खसूसियत है वो आपने कर ली, और इसकी जो आपने डायग्राम दिया वहाँ पे आपने इसके फार्मूले याद कर लेने हैं। एसिटिक एसिड का, ब्यूटारिक एसिड का, पाल्मिटिक एसिड का, ओलिक एसिड का आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितना मेल्टिंग पॉइंट है उसका, कितने कार्बन चेन होती है उसमें, डबल बॉन्ड वाला कौन सा है, सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है, सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैट्स, और फैट्स को हम स्टडी करेंगे कि फैट्स क्या होते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि फर्स्ट वाला पॉइंट है लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहले ये लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं। फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड द एज सेड टू बी द ऑयल्स। जी, वो कह रहा है कि अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, यानी कि अगर डबल बॉन्ड फैट्स में मौजूद हों, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे कौन सा क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ऑयल्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। फैट कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और वो ऐसे फैट जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होते हैं, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है, जैसे कि घी हो गया, घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। एनिमल फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो एनिमल फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि जो प्लांट फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। मतलब कि जितने भी ऑयल हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जितने भी मतलब घी या और सॉलिड फॉर्म में होती हैं फैट्स, वो सारी की सारी एनिमल में पाई जाती है। ये पहली खसूसियत थी इसकी। और दूसरी यहाँ पे बताई गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड क्रिस्टलाइजेशन। इनकी ग्रेविटी खास होती है और ये क्रिस्टल फॉर्म में भी पाए जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। तो वो कह रहा है कि फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन द वाटर एंड गेव द स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 0.8। जी, वो कह रहे हैं कि इनका जो वेट होता है वो पानी से कम होता है फैट का, और पानी में कम होने की वजह से इनकी जो ग्रेविटी है वो कितनी होती है, 0.8। ठीक है, इतनी इसकी ग्रेविटी बताई गई है। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, इनकी क्रिस्टल्स नहीं बनाई जाती, लेकिन खास कंडीशन में इनकी स्पेसिफिक हालात में इनकी क्रिस्टल जो है वो बनाई जा सकती हैं। जैसे बर्ड्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, खास हालात में इनकी क्रिस्टल्स भी बनाई जा सकती हैं। तो ये दो करेक्टरिस्टिक थी फैट्स की, और आगे इसके बारे में एक नोट दिया गया, वो हम पढ़ते हैं कि फैट्स क्या होते हैं। मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया कि अगर आप ज़्यादा फैट्स लेते हो तो ज़्यादा फैट्स लेने की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो कह रहा है कि हायर फैट कंटेन फूड काज स्लोवर मूवमेंट ऑफ फेसिस थ्रू द बोल्स। अगर आप फैट्स ज़्यादा लेते हैं तो फैट ज़्यादा लेने की वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट होती है फेसिस की वो स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो होगी, क्योंकि बोल्स में बॉल की मूवमेंट की वजह से, और फैट ज़्यादा होने की वजह से। आगे कह रहा है कि द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड कन्वर्ट द अनडाइजेस्टेड फैट इनटू कैंसर काजिंग कंपाउंड। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया ऐसे फैट्स जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, अनडाइजेस्टेड फैट, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कैंसर कंपाउंड में, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए आपने फैट्स नहीं लेना। ठीक है, फैट्स कम लेने हैं, फैट्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। तो ये था फैट्स के बारे में आपको नोट दिया गया था, और ये तो बुक में नहीं है बच्चों, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो इसको आपने याद कर लेना है, इसका आपको पता ना चाहिए कि फैट्स ज़्यादा लेने से क्या होता है। एक तो फेसिस की मूवमेंट स्लो हो जाती है फैट्स ज़्यादा लेने से, और दूसरा ये है कि कैंसर कैल्सिंग कंपाउंड जो है ना वो बन जाते हैं अगर हम फैट्स ज़्यादा लेंगे बैक्टीरिया की वजह से। और ये दो फैट्स थी। अब आगे जो है वैक्सीज क्या होती हैं, वैक्सीज हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले ये प्रोटेक्टिंग कोटिंग होती है। वैक्सीज आर द वाइड स्प्रेड एज द प्रोटेक्टिंग कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। जी, ये हिफाजत करने वाली एक लेयर है, कोट है, जो कि कहाँ पे फलों में मौजूद होती है और दूसरे लीव्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, सब इंसेक्ट्स आल्सो सीक्रेट द वैक्स, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो भी क्या रिलीज करती है, वैक्स रिलीज करती है। और उनका जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन जिसको हम कहते हैं, वो भी वैक्स का ही बना होता है। केमिकल नेचर इसकी क्या है, केमिकली वैक्सीज आर द मिक्सचर ऑफ द लॉन्ग चेन अल्केन्स, यानी कि ये लॉन्ग चेन अल्केन्स होती हैं उनका ये मिक्सचर है। और इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होती हैं, और वो ऑड नंबर कितने होते हैं, फ्राम 25 to 35, इतने तक जो ना वो इनके कार्बन की नंबरिंग जो ना वो हो सकती है। एन अल्कोहल कीटोन्स एंड एस्टर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये भी फैटी एसिड की ही टाइप है।
नंबर 3 कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाटर लॉस, ये पानी को ज़ाया होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं ये पानी को ज़ाया होने से, क्योंकि देखें जो प्लांट है, जो लीफ है, लीफ के ऊपर ये इसकी एक तह होती है, और अगर पानी कम हो तो वो जो लीफ है, वो जो ब्रेड लेयर होती है, वो पानी को बाहर बुखारात की शक्ल में नहीं आने देती, जिसकी वजह से पानी की हिफाजत की जा सकती है। ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द अब्रेसिव डैमेज, ये डैमेज होने से भी बचाता है, यानी कि रगड़ से या कोई चोट लगने से, उस चीज़ों से भी ये बचाता है। जैसे अगर सेब है, एप्पल है, उसके ऊपर ये एक वैक्स की लेयर है, कोटिंग है, जो स्किन होती है, तो अब वो जो स्किन है वो क्या करती है, अगर आप थोड़ी से उसमें रगड़ भी लगा दें तो वो फिर भी बच जाएगी। उसकी आंसर ये है कि ये अब्रेसिव से होने से बचाता है, यानी कि डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, स्किन। तो आप सेब की एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर बैरियर का काम करता है। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शिप। और वो कह रहा है कि ये वाटर की रिकवर का काम भी करता है, यानी कि पानी को ज़ाया होने से बचाता है, जिसमें कि इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, और एनिमल्स एनिमल्स में आमतौर पर शीप है। जो शीप की जो स्किन होती है वो भी इस तरह टाइप की होती है कि वहाँ पे जो ना वो इसकी एक लेयर होती है, और वो पानी को ज़ाया होने से बचाती है। इस वजह से जो ना वो शीप जो ना वो पानी ज़्यादा देर तक पिए बगैर ही जिंदा रह सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फास्फोलिपिड्स। हम फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं कि फास्फोलिपिड्स क्या होता है। सबसे पहले ये है कि केमिकल नेचर इसकी हम देखते हैं। फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोडाइडिक एसिड विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल्स एंड फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। जी वो कह रहा है कि ये एक डेरिवेटिव्स है, इसका यानी कि एक मिलता जुलता ही कंपाउंड है फास्फोडाइडिक एसिड से, और इसमें ये होता है, ये ग्लाइसरोल से बनता है। ऊपर जो बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा था जिसमें फैट एक एसिड था और ग्लाइसरोल्स का रिएक्शन करवाया गया था, ये वही है। कहते हैं ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के रिएक्शन से ये फास्फोरिक एसिड जो है वो बनता है। तो यहाँ पे इसकी केमिकल नेचर दी गई है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फास्फोलिपिड्स का फार्मूला है। और बच्चों यहाँ पे ये है कि ये इसके दो पार्ट हैं। जो आपको गोल नसा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं हेड पार्ट है, और जो आपको यहाँ पे ये एक लंबी सी दो लाइन नज़र आ रही है रेड में, ये इसका टेल पार्ट है। जो हेड पार्ट होता है ये पोलर होता है, जो टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। और जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ये पानी में हल नहीं होता, जबकि जो टेल पार्ट है ये भी हाइड्रोफोबिक है और ये भी पानी में हल नहीं होता। ठीक है। इसका एक मुकम्मल फार्मूला होता है वो, तो मतलब इसमें यह है कि कार्बन यहाँ पे अटैच होते हैं। कार्बन और कार्बन की नंबरिंग जो है वो 40 से लेके और ज़्यादा तक 100 तक भी हो सकती है। तो वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं और ये एक लंबी सी चेन बन जाती है। तो अगर इसको हम यहाँ पे देखें कि ये कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये फास्फोरिक एसिड है, और फास्फोरिक एसिड से ही एक बना है फास्फोटाइडल कोलीन, एक कोलीन मॉलिक्यूल बना है। आप इसमें फास्फोटाइडल कोलीन में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखें कि इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला इसमें 1 और 2, कार्बन नंबर 1 और 2, ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ये फैटी एसिड्स है। ये फैटी एसिड्स आपको दिखा रहा है। उसके बाद कार्बन नंबर 3 में CH2 को निकाल के आगे जो है P है, और P के साथ चारों तरफ O है और OH है। ये जो है ये फास्फोरिक एसिड है, आपको ये फास्फोरिक एसिड नज़र आ रहा है। और आगे जो है CH2 प्लस पॉजिटिव CH3 होल 3, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नाइट्रोजनस बेस है। तो बच्चों ये इसके 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों पार्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप इसको अपनी बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है आप उसी तरह जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया है वैसे ही आप इसको शो कर सकते हैं। एक तो आपने ये करना है कि फास्फोटाइडल कोलीन का ये फार्मूला पूरा याद करना है, और आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें फैटी एसिड्स कौन सा है, और फैटी एसिड्स ये आपको नज़र आ रहा है। फास्फोरिक एसिड कौन सा है, ये फास्फोरिक एसिड है, और नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है। तो ये आपने पूरा का पूरा फार्मूला जो है वो आपने याद करना है, और ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है आपकी, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, और पॉइंट नंबर 2 में नाइट्रोजनस बेस एंड बेसिस सच एज कोलीन, इथानॉल, एमाइन एंड सीरीन आर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द फास्फोलिपिड्स। जी ये तीनों मतलब नाइट्रोजनस बेस है। जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस दी गई है वो कोलीन है, ये कोलीन का फार्मूला है, ये नाइट्रोजनस बेस है। इसके अलावा इथानॉल अमाइन भी हो सकती है और सीरीन भी हो सकती है। और अकुरेंस कहाँ पे होती है इसकी, या कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट सेल्स एंड द फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स। जी ये एनिमल्स, बैक्टीरिया और प्लांट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये जो ना वो मेम्ब्रेन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास है फास्फोटाइडल कोलीन। अभी जो आपने इसके ऊपर जो फार्मूला पढ़ा है ये वाला, ये फास्फोटाइडल कोलीन का है, और ये इसकी एग्जांपल है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है ना वो क्या है, फास्फोलिपिड्स है।
तो ये फास्फोलिपिड्स हो गया, इंपॉर्टेंट है ये फास्फोलिपिड्स, एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको जरूर याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टर्पिनोइड्स, और टर्पिनोइड्स की बात करते हैं। क्या है? टर्पिनोइड्स आर वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स which are made up of the simple repeating units isoterpenoids isoprenoids unit। जी कहते हैं कि टर्पिनोइड जो है ये एक लंबी सी चेन होती है और फैली होती है, और कहते हैं कि ये जो बनता है जिस सिंपल यूनिट से बनता है उन सिंपल यूनिट्स का जो नाम है वो है आइसोप्रिनोइड यूनिट। ठीक है, आइसोप्रिनोइड यूनिट। These unit by the condensation of different ways giving rise to compounds such as the rubber, carotenoids, steroids and terpenoid। कहते हैं कि ये जो यूनिट है आइसोटर्पिनोइड, ये जो है ये टर्पिनोइड्स का यूनिट बनाती है, और कहते हैं कि जब इसकी कंडेंसेशन की जाती है इसी यूनिट की, यानी कि जब इसको कंडेंसेशन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि वो कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, इसमें रबर बन सकती है, कैरोटिनोइड्स बन सकता है, और स्टीरॉइड्स बन सकता है, और टर्पीन्स बन सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे बन सकती है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, और आप इसको याद कीजिएगा, देखिएगा, पूरा लेक्चर सुनिएगा बार बार। जहाँ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लिक्विड जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह प्रोटीन के साथ जो नया टॉपिक है उसके साथ आपके सामने हाजिर होंगे और प्रोटीन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।